हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। और मैं विभू मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का साइंस 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अम्ल क्षारक, जिसे भस्म भी बोलते हैं, तथा लवण। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो इसके जो रेस आज हम स्वाध्याय को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर के पेज पर भी अलग अलग जगहों पर बहुत सारे रिएक्शंस और तालिकाएं पूर्ण करनी है। एक वीडियो में मैंने उसको भी कंप्लीट किया है, वो वीडियो देखकर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का स्वाध्याय, चैप्टर नंबर 5 साइंस 1 9th क्लास। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके सामने इस बुक पर। यहाँ मैं ली हूँ पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहले प्रश्न में दिया है कि समूह में न जुड़ने वाला शब्द पहचान कर कारण लिखिए। जैसे अ दिया है क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्राइड और अमोनिया। ऐसे करके पूरे 8 जो है समूह में न जुड़ने वाले प्रश्नों को पहचाने हैं। तो उन सभी का उत्तर आप देख लीजिए, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। देखिए क्लोराइड, नाइट्रेट और हाइड्राइड, अमोनिया। इसमें से अमोनिया अलग है, क्यों? क्योंकि सभी एनायन हैं। ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनिया। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड अलग है, क्योंकि अन्य सभी क्या है, क्षारकीय यौगिक हैं। तीसरा है एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसमें एसिटिक एसिड अलग है, क्योंकि अन्य सभी क्या है, अकार्बनिक अम्ल हैं। ठीक ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट में अमोनियम क्लोराइड अलग है, क्योंकि अन्य सभी उदासीन लवण हैं। आगे देखते हैं, सोडियम नाइट्रेट में सोडियम कार्बोनेट में सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट अलग है। क्यों? क्योंकि अन्य सभी उदासीन लवण है, केवल सोडियम कार्बोनेट उदासीन लवण नहीं है। छठवां है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। इसमें जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, जबकि अन्य सभी क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। आगे देखिए केलासीय नीला थोथा, केलासी नमक, केलासी फेरस सल्फेट और केलासी सोडियम कार्बोनेट में केलासी नमक सबसे अलग है। अन्य सभी केलासन जल हैं, जबकि केलासन नमक जल नहीं है। उसके बाद 8वां और लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट में एसिटिक एसिड सबसे अलग है। अन्य सभी विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, जबकि ये नहीं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है। क्या दिया है कि नीचे दी गई प्रतिकृति करने पर कौन से बदलाव दिखाई देंगे, यह लिखकर उसका कारण स्पष्ट कीजिए। जैसे नीले थोथे में 50 मिली विलियन में 50 मिली पानी मिलाया जाए, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, वही नीले थोथे को ही कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट के 50 ml विलियन में 50 ml पानी मिलाया जाए तो क्या परिवर्तन होंगे, यहाँ पर ये रहा, ये प्रॉब्लम है आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन की सांद्रता कम हो जाती है तथा विलयन तनु बन जाता है। इसके साथ ही नीला रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है। इसी में दूसरा दिया हुआ है, इसमें 5-7 प्रश्न पूछे हैं दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा क्या दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक की 2 बूंद मिलाई गई, तो क्या परिवर्तन हुआ वो लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक की 2 बूंद मिलाई जाने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। इस तरीके से ये दूसरे में दूसरा हो जाता है। फिर दूसरे में तीसरा जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। दूसरे में तीसरा दिया है कि 10 ml तनु नाइट्रिक अम्ल में तांबे के बुरादे के 2/3 कण मिलाकर हिलाया जाए, तो 10 ml तनु नाइट्रिक अम्ल में तांबे के बुरादे के 2/3 कण टुकड़े मिलाकर हिलाया जाए तो कॉपर नाइट्रेट का विलयन तैयार होता है। यह हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसमें क्या होता है, विलियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाता है। फिर 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लिटमस कागज का टुकड़ा डाला, उसके बाद उसमें 2 ml सांद्र NaOH मिलाकर हिलाया जाए, तो 2 ml HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लिटमस कागज का टुकड़ा डालने पर नीला लिटमस लाल हो जाता है। जब उसमें 2 ml सांद्र NaOH मिलाकर हिलाए जाने पर लाल लिटमस नीला हो जाता है। इस तरह के बदलाव दिखाई देते हैं। अगला दिया है कि तनु HCl में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया, इसी प्रकार तनु NaOH में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया। तो इसका आंसर है कि तनु HCl में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाने पर मैग्नीशियम क्लोराइड तथा पानी तैयार होता है। उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय है, इस कारण उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा तनु NaOH की अभिक्रिया नहीं होती, दोनों ही क्षारकीय होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि तनु HCl में जिंक ऑक्साइड मिलाए, उसी प्रकार तनु NaOH में जिंक ऑक्साइड मिलाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जिंक ऑक्साइड HCl में मिलाने पर जिंक क्लोराइड तथा पानी बनता है। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड क्षारकीय है तथा
तनु NaOH में जिंक ऑक्साइड मिलाने पर जिंक सोडियम जिंकेट मतलब Na2ZnO2 तथा पानी बनता है। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड अम्लीय होता है, इसलिए जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी है क्योंकि यह अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुणधर्म दर्शाता है। आगे देखिए दिया है कि चूने के पत्थर पर तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक डाला जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो चूने के पत्थर पर तनु HCl डालने पर कैल्शियम क्लोराइड पानी तैयार होता है तथा CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में चूने का पत्थर क्षारकीय होता है। और आगे देखिए परख नली में नीला थोथा गर्म करने पर तथा उसके ठंडा होने पर उसमें पानी मिला है तो क्या होगा, नीला थोथा को गर्म करने पर नीला थोथा की केलासी संरचना भंग हो जाती है तथा रंग सफ़ेद चूर्ण बनता है। केलासन जब वाष्पीभूत होकर निकल जाता है, ठंडा होने पर इस चूर्ण में पानी डालने पर पुनः नीले रंग का नीला थोथा बन जाता है, इसलिए वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। आखिरी और इसी प्रश्न का आखिरी देख लेते हैं उप प्रश्न। विद्युत अपघटन सेल में तनु H2SO4 लेकर उसमें विद्युत प्रवाहित किया तो क्या होगा। तनु H2SO4 में हाइड्रोजन आयन तथा SO4-2 आयन नियोजन के कारण निर्मित होता है। इन आयनों के द्वारा विद्युत धारा का संवहन होता है। उसमें ऋणाग्र पर H2S गैस बनता है तथा धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस बनता है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा जो है प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न दिया क्या है कि नीचे दिए गए ऑक्साइडों का 3 समूहों में वर्गीकरण करें तथा उसके नाम लिखें। तो चलिए ये प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्साइड दिए हैं कैल्शियम CaO, MgO, CO2, SO3, Na2O, ZnO, जिंक ऑक्साइड Al2O3 और Fe2O3। इस तरीके से ये Fe2O3 सारे ऑक्साइड्स के नाम दिए हैं। तो एक एक करके इसका आंसर यहाँ पे दिया है कि क्षारकीय गुणधर्म बताने वाले ऑक्साइड कौन से हैं। वो CO कैल्शियम ऑक्साइड है, MgO है, Na2O है और Fe2O3 है। इनको क्या करना है, हमें 3 समूहों में बांटना है और उनका गुणधर्म लिखना है। दूसरे में अम्लीय गुणधर्म वाले जो ऑक्साइड हैं वो CO2 है और SO3 है, ये अम्लीय गुणधर्म वाले हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं, ZnO है और Al2O3 है। तो धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के साथ अम्लों की अभिक्रिया, मतलब ये हमारा यहाँ तक तीन वर्गों में हमने को विभाजित करना था। यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाए। छोटा सा आंसर है, आपको याद करना होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की आकृति बनाकर स्पष्ट कीजिए। कौन कौन सी, सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम और क्लोरीन से मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसमें डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए सोडियम का जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाता है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में 2 होते हैं और दूसरी कक्षा में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 2 10 1 11, तो ये आखिरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो यहाँ पे 2 8 की संरचना होती है और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उसकी संरचना 2 8 8 हो जाती है। उसके बाद सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में चला आता है तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से आयनिक बंध बनाते हैं और NaCl का निर्माण होता है। तो ये डायग्राम होगा, स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो बनता है तो सोडियम के परमाणु की वाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसे त्यागने के बाद सोडियम का धन आयन बनता है। उसी समय क्लोरीन के अपने परमाणु की वाह्यतम कक्षा में यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे क्लोरीन के परमाणु की वाह्यतम कक्षा अष्टक पूर्ण हो जाता है। अतः क्लोरीन का ऋण आयन बनता है। सोडियम के धन आयन तथा क्लोरीन के ऋण आयन के बीच विद्युत आकर्षण के कारण उनमें आयनिक बंध बनता है, फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। सोडियम जिसका रासायनिक संरचना 2 8 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2 8 बन जाता है। उसके बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्वारा ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की संरचना 2 8 7 है, इसकी वाह्यतम कक्षा में 8 होना चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 8 8 वाह्यतम कक्षा में बन जाता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। तो NaCl का निर्माण हो जाता है। ठीक ऐसे ही आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का भी संरचना और डायग्राम आकृति देख लेते हैं। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर आप आकृति बना लेंगे। और मैग्नीशियम के परमाणु की वाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिन्हें त्याग कर मैग्नीशियम का 2 धन आवेश वाला धन आयन बनता है। क्लोरीन परमाणु की वाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वाह्यतम कक्षा में अष्टक पूर्ण कर क्लोराइड का ऋण आयन बनाता है। आगे देखिए
मैग्नीशियम के एक अणु से दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 2 परमाणु द्वारा ग्रहण करके क्लोरीन के 2 ऋण आयन बनते हैं। मैग्नीशियम के धन आयन तथा क्लोरीन के ऋण आयन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण आयनिक बंध बनने के फलस्वरूप मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखिए मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2-8 हो जाती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्वारा 2 क्लोरीनों द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है। 2 क्लोरीन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2Cl- चार्ज बनता है तो Mg क्या होता है प्लस प्लस और 2Cl- तो MgCl2। इस तरीके से ये रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। आगे दिया है अगला प्रश्न 5वां नंबर कि नीचे दिए गए यौगिक को पानी में घुलने पर उसके विचरण कैसे होते हैं, यह रासायनिक समीकरण की सहायता से दर्शाएं तथा विचरण का अनुपात कम होगा या अधिक बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब विचरण होता है तो HCl को जब पानी में घोलते हैं तो H+ और Cl- वियोजन की मात्रा अधिक होती है। इसी तरीके से जब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम एसेटिक अम्ल और मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट इन सबको हम क्रमशः पानी में घोलते हैं तो इस तरीके से इन सबका रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलेंगे तो Na+ और Cl- वियोजन की मात्रा अधिक होगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलेंगे तो K+ प्लस OH- वियोजन की मात्रा अधिक होगी। अमोनिया को पानी में घोलेंगे NH3 को तो NH4+ और OH- वियोजन की मात्रा कम होगी। उसके बाद एसिटिक अम्ल को जब पानी में घोलेंगे तो यहाँ पर CH3COOH को पानी में डाला तो H+ और CH3CO- वियोजन की मात्रा कम हो जाएगी। और मैग्नीशियम क्लोराइड को जब MgCl2 को पानी में घुलेंगे तो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2Cl- होगा तो वियोजन की मात्रा कम होगी। ठीक इसी तरह कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा भी बोलते हैं, इसको जब हम पानी में घोलेंगे तो CuSO4 को पानी में घोलने पर Cu पर 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस SO4- 2 वियोजन की मात्रा अधिक होगी। इस तरीके से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है 6वां, निम्नलिखित विलयनों में सांद्रता ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर इन इकाइयों में व्यक्त कीजिए। इसमें 4 दिए हुए हैं। 100 ml विलायक में 7.3 ग्राम HCl, 50 ml विलायक में 2 ग्राम NaOH, 100 ml विलायक में 3 ग्राम CH3COOH और 200 मिली विलायक में 4.9 ग्राम H2SO4। तो इसका आंसर देख तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिख रहा है कि 100 ml विलायक में जब कितना 7.3 ग्राम HCl मिलाते हैं तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणु द्रव्यमान जिसका 36.5 न्यू है, जिसमें 7.3 ग्राम HCl जब मिलाते हैं तो इसका मोल जो है 0.2 मोल प्राप्त होता है। लीटर में 100 ml और होगा तो लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर होगा और 73 ग्राम पर लीटर और 2 मोल पर लीटर इसकी रेणुका प्राप्त होगी। तो इस तरीके से विलयन की सांद्रता प्राप्त होगी। तो इस तरीके से इन सभी का जो है क्रमशः आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोटबुक पर लिखकर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि वर्षा के पानी का नमूना प्राप्त करें या बारिश के पानी का नमूना प्राप्त करें। उसमें वैश्विक सूचक की कुछ बूंदें मिलाएं तथा उसका pH मान ज्ञात करें। वर्षा के पानी का स्वरूप बताएं तथा उसका जीव सृष्टि पर क्या असर हो सकता है ये भी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दिया है कि बरसात के पानी के नमूने में वैश्विक सूचक की कुछ बूंदें मिलाने पर उसका pH 7 से थोड़ा कम अर्थात 6.5 प्राप्त होता है। अर्थात पानी अम्लीय होता है। इस पानी में सूक्ष्म पोषक पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं। हवा के नाइट्रोजन इस पानी में घुलने के कारण नाइट्रेट्स बनते हैं। इस कारण सजीव सृष्टि विशेषतः वनस्पति पौधे को प्राकृतिक खाद मिलने में सहायक होते हैं। बरसात का पानी अम्लीय होने के कारण नदी में बहते समय नदी के पानी का pH कम हो जाता है। ऐसे समय जलचर प्राणियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। तो इस तरह से परिवर्तन दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्षारकता गुणधर्म के आधार पर प्रत्येक अम्लों का वर्गीकरण करें, एक उदाहरण लिखें। तो देखिए यहाँ पे क्षारकता अम्ल के एक अणु के वियोजन से जितने हाइड्रोजन आयन मिल सकते हैं वह संख्या अर्थात अम्ल की क्षारकता होती है। जैसे एक क्षारकता वाले अम्ल मोनोबेसिक एसिड HCl HNO3 CH3 COOH होते हैं। द्विक्षारकता वाले अम्ल मतलब डाई बेसिक एसिड H2SO4 और H2SO3 होते हैं। त्रिक्षारकता वाले अम्ल H3PO4 और H3BO3 मतलब ये हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर जो है होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला दिया है कि उदासीनीकरण क्या है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। उदासीनीकरण क्या है इस तरीके से आप देख लीजिए, इसके उदाहरण भी लिखने हैं।
तो यहाँ पर देखिए अम्ल तथा भस्म के बीच अभिक्रिया होकर लवण तथा पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अम्ल प्लस क्षारक मिलता है तो लवण व पानी बनता है। HCl और NaOH मिलेगा तो NaCl और H2O का निर्माण होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl सोडियम क्लोराइड है और ये H2O पानी है। तो अम्ल से हाइड्रोजन आयन तथा क्षारक से OH आयन बनते हैं। H प्लस जब OH माइनस आयन से मिलेगा तो H2O का निर्माण होगा। अम्ल के H आयन अल्कली के OH आयन की परस्पर अभिक्रिया होकर आयोनाइज्ड न हुए पानी का निर्माण होता है। इसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि विलयन में pH ज्ञात करने के लिए कौन सा पद्धति का उपयोग करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए दिया है कि विलयन का pH मापने के लिए pH मापक्रम यानी pH स्केल का उपयोग किया जाता है। वैश्विक सूचक के विलयन या उससे बने कागज की सूचक पट्टी का उपयोग करके pH निश्चित करते हैं। pH मापने की सबसे अचूक पद्धति का अर्थ pH मापक मतलब pH मीटर नामक विद्युत युक्ति या साधन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम नोटबुक पर राइट करके इसके एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद पानी का विद्युत अपघटन क्या है, इसे विद्युत अग्र अभिक्रिया लिखकर स्पष्ट कीजिए। लास्ट वाला प्रश्न ई वाला है जो है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये रहा कि अम्ल युक्त अथवा क्षार युक्त पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके पृथक्करण के बाद ऋणाग्र पर हाइड्रोजन गैस तथा धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस बनती है। इसे ही पानी का विद्युत अपघटन कहते हैं। ऋणाग्र अभिक्रिया में देखिए 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें जुड़ेंगे तो H2 प्लस 2OH माइनस होगा और धनाग्र अभिक्रिया में 2H2O प्लस O2 प्लस 4H माइनस और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी जाती है और ये प्रश्न भी 8वां के बाद 9वें प्रश्न में दिया है कि कारण लिखिए। क्या कारण लिखना है, हाइड्रोनियम आयन सदैव H3O प्लस स्वरूप में होते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी अम्ल की प्रबलता उसके जलीय विलयन के आयनीकरण के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी अम्ल का जलीय विलयन अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है तो उस अम्ल को प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन के इन आयनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये सदैव जल से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस के रूप में ही अपना अस्तित्व दर्शाते हैं। जैसे HCl और H प्लस और Cl माइनस बनता है और H2O प्लस हाइड्रोजन आयन जुड़ता है तो H3O प्लस हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। इसी में अगला प्रश्न दिया है कि तांबे के अथवा पीतल के बर्तन में छाछ रखने पर वह बिगड़ा या कसैला हो जाता है। तो छाछ में लैक्टिक अम्ल होता है। तांबा तथा पीतल की लैक्टिक अम्ल से अभिक्रिया होकर विषैला लवण बनता है। इसलिए तांबे के अथवा पीतल के बर्तन में छाछ रखने पर वह बिगड़ा या कसैला हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित कृति के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है। जैसे HCl के विलयन में NaOH का विलयन मिलाया जाए तो क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए जब HCl के विलयन में NaOH मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड तथा पानी बनता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाने पर NaCl सोडियम क्लोराइड और पानी का निर्माण होता है। दूसरा दिया कि तनु H2SO4 में जस्ते का चूर्ण मिलाने पर या बुरादा मिलाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर है कि तनु H2SO4 में जस्ते का चूर्ण मिलाने पर जस्ते का तनु फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा जिंक सल्फेट बनता है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O। इसके बाद इसी में तीसरा क्या दिया हुआ है कि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में तनु नाइट्रिक एसिड मिला है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब तनु नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम नाइट्रेट तथा पानी बनता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी देख लीजिए। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में 2HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल मिला है तो CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट और जल की मात्रा बाहर निकलती है। इसके बाद अगला इसी में दिया हुआ है कि KOH के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर ये भी आंसर देख लीजिए। KOH के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर पोटेशियम कार्बोनेट तथा पानी बनता है। मतलब CO2 का जब 2KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और H2O का निर्माण होगा। तो इस तरीके से खाने के सोडे पर तनु HCl डालने पर क्या होगा। तो खाने के सोडे पर जब हम तनु HCl डालेंगे तो
देखिए सोडियम क्लोराइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो NaH3O3 पर HCl डालने पर NaCl और H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से 10वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। 11वें प्रश्न में अंतर लिखना है, किसमें किसका अंतर लिखना है, अम्ल और क्षारक, केटायन और एनायन, और ऋण अग्र और धन अग्र। तो यहाँ पे ये सभी अंतर जो है आपको स्क्रीन पे एक एक करके मैं दिखा देती हूँ। वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं नोटबुक पर लिखकर। तो देखिए अम्ल और क्षारक में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कसैले होते हैं। अम्ल में नीला लिटमस कागज लाल होता है और क्षारक में लाल लिटमस कागज नीला हो जाता है। अम्ल में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्षारक में एक या एक से अधिक OH हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड से अम्ल बनते हैं, धातुओं के ऑक्साइड से क्षारक बनते हैं। अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया होने पर लवण तथा पानी बनते हैं, क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया होने पर लवण तथा पानी बनते हैं। उदाहरण जैसे HCl, H2SO4, H3PO4 ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं। NaOH, KOH और CaOH ट्वाइस ये सभी क्षारक के उदाहरण हैं। आगे देखिए केटायन और एनायन में क्या अंतर है। धन आवेशित आयन को केटायन कहते हैं, ऋण आवेशित आयन को एनायन कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण केटायन ऋणाग्र की ओर आकर्षित होते हैं जबकि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण एनायन धनाग्र की ओर आकर्षित होते हैं। सामान्यतः धातुओं तथा हाइड्रोजन के आयन केटायन होते हैं, सामान्यतः धातुओं के आयन एनायन होते हैं जैसे Na+H+ और Mg+2 और यहाँ पे Cl-, Br-, OH- और SO2-। उसके बाद अगला अंतर लिखना है ऋणाग्र एवं धनाग्र में। तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए स्क्रीन पर। ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड को ऋणाग्र कहते हैं जबकि धन आवेशित इलेक्ट्रोड को धनाग्र कहते हैं। केटायन ऋणाग्र की ओर आकर्षित होते हैं, एनायन धनाग्र की ओर आकर्षित होते हैं। ऋणाग्र पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, धनाग्र पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इस तरीके से जो है इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न दिया है इस स्वाध्याय का कि नीचे दिए गए पदार्थों के जलीय विलयन का वर्गीकरण पीएच के अनुसार 7 से अधिक और 7 से कम कीजिए। जैसे नमक दिया है, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, सिरका जिसे विनेगर बोलते हैं, और सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तालिका बनाएंगे प्रश्न के हिसाब से जिसका पीएच लिखेंगे 7 जिसका रहेगा, और पदार्थ का नाम इसमें छांट कर डाल देंगे 7 से अधिक और 7 से कम वाले पदार्थ। तो नमक जो है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, 7 से अधिक वाले होते हैं सोडियम एसीटेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और 7 से कम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, सिरका, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इस तरीके से ये पूरा स्वाध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।